In today's lecture, we will discuss about how to handle economy in prelims 2023. Economy is one of the most important topic, one of the most important subject that you have to prepare for prelims examination. The reason is 14 to 18 questions are asked directly from economy, and 18 questions is almost 20% of the whole prelims paper. And if you will see the questions of economy, out of these 14 to 80 questions, 80% of questions are right from the basics of economy, and that too from few of the important units that we will analyze. Which you need to prioritize as we have only 40 days. अब इन 40 डेज में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको लास्ट 15 डेज में प्रायोरिटाइज करना है रिवीजन के लिए, किसको आप पहले 25 डेज में प्रायोरिटाइज करोगे, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा. ये नहीं है कि आपको छोड़ देना है, बट अब लास्ट के जो 15-20 दिन बचेंगे तो जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ उसका आप रिवीजन बार बार करना, और इन बातों को ध्यान रखना. लास्ट में इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कुछ सैम्पल PYQ, जिससे आपको पता चलेगा UPSC पूछ कैसे रहा और हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन दी लास्ट 10 ईयर पेपर जो भी आया है उसके एनालिसिस में. तो पहला जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आए वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स से हैं. क्या बैंकिंग सेक्टर में कौन रेगुलेट करता है, RBI क्या क्या रेगुलेट करता है, कोऑपरेटिव बैंक का क्या इशू है, फाइनेंशियल मैटर्स जिसमें बॉन्ड जितनी चीज़ें आपको, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें जो आ गई, शेयर, ये सब कुछ फाइनेंशियल मैटर है. तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसे 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन. इसका मतलब क्या है, एवरेज ऑफ 3 क्वेश्चन, हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे. फिर एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर में जो भी हमारा हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो या फिर हमारा जो FDI है, FPI है, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट हो, जो P नोट्स हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें. या फिर इनडायरेक्ट जो मनी आती है, इनडायरेक्ट एसेट्स होते हैं, उसको कैसे रेगुलेट करता है, उसका क्या मतलब होता है. अगर एक फॉरेनर है वो डायरेक्टली एसेट को ओन नहीं कर रहा है इंडिया में, बट डिराइव कर रहा है समथिंग, तो वो क्या होता है. ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और इसमें से भी 24 क्वेश्चन हैं, जिसका मतलब है कि एक ईयर 2 क्वेश्चन, अगले साल 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं. एवरी अल्टरनेट ईयर में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं. थर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो GDP से लेकर जो पूरा ये एक खाका होता है कि GDP कैसे कैलकुलेट करने के 3-4 मेथडोलॉजी हैं, GDP की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, NNP, नेशनल इनकम, ठीक है. फिर इसमें सारा गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आती हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. उन दोनों में क्या डिफरेंस है, HDI, हर कुछ इसी में आ जाता है. ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. 14 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. फिर है मॉनेटरी पॉलिसी. कैसे RBI मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से कैसे कंट्रोल करता है, कैसे अचीव करता है गोल्स को. RBI के डिफरेंट मैकेनिज्म क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या हैं, कैसे ओवरनाइट वो फंड्स लेता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है एक्सेस लिक्विडिटी को. सो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं. एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज कमिंग. 14 क्वेश्चन आए लास्ट 10 ईयर्स में. उसके बाद इन्फ्लेशन है, 11 क्वेश्चन आए. इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल, अगेन इसमें RBI का रोल आ जाता है. कितने टाइप के इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन का असर लोन लेने वालों पे क्या होता है, लोन देने वालों पे क्या होता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लेशन के इंडेक्स हैं, CPI, WPI, CPI लेबर, ये कौन कौन निकालता है, इसमें क्या एसेंशियल डिफरेंस है, WPI में सर्विसेज क्यों नहीं है, PPI क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इन्फ्लेशन में. एवरी ईयर अगेन 1 क्वेश्चन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटेड है हमारी इकोनॉमी से, ठीक है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड लास्ट 3 साल में 2 क्वेश्चन आ गए हैं. उनके ऑपरेशन से रिलेटेड, रिवर्स ट्रेंच पोजीशन. तो ये जितने, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, UNCTAD हो गया, ये जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इकोनॉमी है, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. अब इनको अगर हम ऐड कर दें तो 14 से 18 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन इन टॉपिक से आ रहे हैं. दैट इज मोर देन 50-60% के लगभग हो गया क्वेश्चन. उसके बाद लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रायोरिटी कम देनी है. वो है पहला इंडियन एग्रीकल्चर, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आते हैं.
फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं इसमें। गवर्नमेंट बजटिंग में बजट से रिलेटेड जितने भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मोस्टली उससे आ जाते हैं। कैपिटल रेवेन्यू बजट, ठीक है, बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं गवर्नमेंट बजटिंग में आ गए। पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे 4 क्वेश्चंस आते हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड कैसे निकालना है, कैसे इनइक्वलिटी से अगेन यहाँ पे ओवरलैप भी चीज़ें होती हैं। जैसे गिनी कॉफिशिएंट है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी हिस्सा है, इनइक्वलिटी का भी हिस्सा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, किस वजह से है, चीज़ें इंटर रिलेटेड भी हैं। फिर टैक्सेशन पे 4 क्वेश्चन आए। टैक्सेशन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, क्या असर है, जीएसटी है, ये सारी चीज़ें हो गई। इस पे 4 क्वेश्चन आते हैं। इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, प्लानिंग में क्या है, फिर 5 ईयर प्लान्स, ये सारी चीज़ें जो इनसे 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स, मोस्टली करंट होता है ये। एलपीजी रिफॉर्म से एक क्वेश्चन आया था। मिसलेनियस 11 क्वेश्चन हैं जो ट्रिकी हैं और डाइवर्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट 10% काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। एवरी ईयर 1 और 2 क्वेश्चन विल बी वेरी इन डेप्थ, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और उसको देख के परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है की कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना। इकोनॉमी में इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, अगर आपको इन्फ्लेशन नहीं पता है, स्क्यूफ्लेशन नहीं पता है, आपको जीडीपी नहीं पता है, आपको नेशनल इनकम नहीं पता है, आपको डेराइव्ड फॉरेन इनकम, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं पता है, आपको वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है जीडीपी वो नहीं पता है, तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ये ऐसा पेपर है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पेपर्स लाइक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, या और भी कोई भी जो टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट है, इसमें क्रैमिंग चल जाती है। इसमें क्रैमिंग नहीं चलेगी, इसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया है तो आपको 10 बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखने की ज़रूरत है। दूसरा, प्रीवियर इस ईयर क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2021 में तो हद हो गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, बट जो टॉपिक है वो भी रिपीट। बैंक बोर्ड ब्यूरो 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, लास्ट ईयर भी आया, उससे पहले भी आया, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो पे वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे थीम्स रिपीट हो रही हैं, ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना केवल साइकी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, मैंने एक नोट्स भी डाला था, उस नोट्स को आप पढ़िए, और उसके जो मैंने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स दिए, लास्ट 5 ईयर में ये हुआ, लास्ट 5 ईयर में फिजिकल डेफिसिट का क्या ट्रेंड है, टैक्सेशन का क्या ट्रेंड है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या ट्रेंड है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड्स एनालिसिस है, सर्विस सेक्टर का क्या ट्रेंड है, बढ़ रहा है, घट रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो होती हैं, तो वो सारा मैंने ट्रेंड लिख रखा है, उसको आप एक बार देख लेना। यही आपका मूल मंत्र होना चाहिए कि अभी हमारे पास 40 दिन है, तो 20-25 दिन में हम सब टॉपिक को एक बार देखने की कोशिश करें, लास्ट के 15 दिन में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की को ही रिवाइज करें। पैनिक मोड में नहीं आना, पैनिक से कुछ नहीं होगा। ऐसा पेपर नहीं आता है कि जो 40 दिन में टॉप किया जा सके, ठीक है। ऐसा पेपर आता है जो आपकी जो आपका अंडरस्टैंडिंग रहा है, जो आपका एफर्ट रहा है, 1 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में, वो सब काम आता है। पेपर ऐसा आता ही नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपने एक बुक पढ़ ली उससे हो गया, वहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वजह से काफ़ी लोग बार बार निकालते हैं, काफ़ी लोग नहीं निकाल पाते, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोरिलेशन ऑफ व्हाट यू आर नोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पैनिक में आने से काम बिगड़ेगा, ठीक है। अपना हालत नहीं खराब करनी, 14 घंटे 15 घंटे रिवाइज करना है, ठीक है। जस्ट बी माइंडफुल, दिस पेपर इज नॉट अबाउट रीडिंग बिपिन चंद्र पाल और उससे सारे क्वेश्चन हो जाएं। बी माइंडफुल, open your mind, open the approach should be very open. It is not only about knowledge, it is also about correlating your knowledge, it is also about logical understanding, it is also about not getting panicked by saying the hard questions. ये सारे factors important है। Sample PYQ अगर मैं देखूं तो which of the following activities constitute real sector in the economy? पहला ऑप्शन है farmers harvesting their crops, textile mills converting raw cotton into fabrics, a commercial bank lending money to a trading company, a corporate body issuing rupees denominated bond overseas। अब इसमें बेसिक्स की क्या जरूरत है, 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं इकोनॉमी को कई बारी। वन इज द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, सेकंड इज द रियल सेक्टर एंड थर्ड इज द फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये जो फार्मर हार्वेस्ट करें क्रॉप,
ये रियल सेक्टर का पार्ट हो गया। टेक्सटाइल मिल जो कन्वर्ट करी रॉ कॉटन को फैब्रिक, ये भी रियल सेक्टर का पार्ट हो गया। जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, जैसे कॉमर्शियल बैंक लैंड कर रहा है, कॉर्पोरेट डेनोमिनेटेड बॉन्ड को ओवरसीज में कर रहा है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट होती है, रियल सेक्टर का पार्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन में जो 1 और 2 स्टेटमेंट्स हैं यही करेक्ट है। तो ये देखिए केवल बेसिक्स को जानना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बेसिक लग रहा है। जो मैंने इनडायरेक्ट ट्रांसफर की आपको बात की थी, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आया था और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी थी। देखिए इसमें लिखा हुआ था पेइंग टैक्सेस इन द फॉरेन कंट्री, ठीक है, ट्रांसफर की बात हो रही है। इस ऑप्शन को अगर डी को पढ़ेंगे, फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम असेट्स लोकेटेड इन इंडिया। डिराइव, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है, ट्रांसफर शेयर्स, ये आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ रहा है। अब यहाँ क्या परचेज टेंजेबल एसेट, जब टेंजेबल एसेट हो गया तो कैसे इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस, ये तो मतलब ही नहीं बनता है। इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री, ये भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से ही आंसर आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम मेंटेन करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। एक्वायरिंग अ न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मशीनरी, कुछ भी आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो आपके इन्वेंट्री में काम आ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऐसी कोई भी चीज़ जो आप दे रहे हो वो आपके एक तरीके से लाइबिलिटी टाइप आपको कर रही है, एसेट क्रिएट कर रही है। ऐसी चीज़ें जो करती है एसेट लाइबिलिटी की जिसमें बात आ जाती है वो कैपिटल होता है। तो डेट फाइनेंसिंग क्या, आपने लोन ले लिया और या आपने कुछ इशू कर दिया, बॉन्ड टाइप कुछ भी कर दिया और उसमें एक फिक्स इंटरेस्ट दे दिया, तो वो डेट फाइनेंसिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी जनरेट कर रहा है आपको, ठीक है। इक्विटी क्या हो गया कि आपने कंपनी उसमें शेयर लगा दिए, शेयर निकाले और वो शेयर बेच दिया आपने। तो ये भी ये क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर हो गया। दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि दोनों एसेट लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, रेवेन्यू का सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन ए 1 ओनली ही सही है। अब इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट था, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू अ कैपिटल फ्लाइट, कुड लीड टू। चलिए अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, चलो ये भी समझ नहीं आ रहा। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सिर्फ एक बेसिक चीज जाननी थी, external commercial borrowings are not denominated in rupees, not denominated in domestic currency, foreign currency में denominated होती है। तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। सिर्फ इतना पता होता तो आप ऑप्शन से आप क्वेश्चन के आंसर निकाल देते, 1 और 2 ओनली ही आंसर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन में भी सिर्फ एक नॉलेज, सिर्फ आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यही गड़बड़ है ना, आरबीआई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या लेना देना उनको, ठीक है। अब जानते हो, आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट कौन देख रहा है, शेयर है, जो बॉन्ड है, इनको कौन देख रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस को कौन देख रहा है, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, उसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआर इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पता नहीं पता, ये सब तो फालतू के ऑप्शन हैं जिसको आपको जानना भी इंपॉर्टेंट नहीं। ब्रिक वर्क एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये तो फालतू की स्टेटमेंट है। द यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू नो दैट इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है रेगुलेट नहीं होती है आरबीआई से, वो सेबी से होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी जब IL&FS क्राइसिस हुआ था, करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंटली वो चल रहा था कि आपने अच्छे से एकदम पूरा उसको रेटिंग दे रखी है और उसके बाद इतना फॉल हो गया, तो आपने क्या प्रेडिक्टिव एनालिसिस की, उसके बाद से ये बहुत खबरों में था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए करंट में जो चल रहा है वो उसका कंपाइलेशन मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और जो अदर मैगजीन्स हैं वो करंट अफेयर करंट है नहीं उनका, वो उठा के पिछला ही 60-70% डिराइव्ड चीज़ें डाल रहे हैं, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को ऐसा फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने मैं जो डाल रहा हूँ कंपाइलेशन, उसमें हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एक्सटेंसिवली कवर्ड है। एक एक इम्पॉर्टेंट 70-80% इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब डाले हुए हैं, चाहे इन्वायरमेंट हो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। फिर आता है विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो। देखो मैंने कहा था बैंक बोर्ड ब्यूरो बार बार आ रहा है, ठीक है, पहले भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब ये क्या है, मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो कैसे बनता है, क्यों बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनाती है, उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी 2 डिपार्टमेंट के होते हैं, आरबीआई का भी गवर्नर होता है, और जो चेयरमैन होता है वो गवर्नमेंट बनाती है, वो आरबीआई का नहीं होता है गवर्नर। रिकमेंड करती है सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ये ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन था, पहले रिपीट हो गया, ठीक है। हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर, अभी मटीरियल है, यहाँ से ये पता लग गया, क्वेश्चन खत्म हो गया वहीं पे। In India, which one of the following complies information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing workers? लेबर की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात हो रही है, सीएसओ का कोई लेना देना नहीं है। इवन जो सीपीआई होता है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है, वो कौन जारी करता है? वो लेबर ब्यूरो जारी करता है, वो सीएसओ नहीं जारी करता है। सीएसओ का इससे लेने देना नहीं होता है, ठीक है। सीपीआई नॉर्मल है तो वो कर देगा सीएसओ, बट उसका कोई लेना देना नहीं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। ये सब बोगस ऑप्शंस जनरेट किए गए। नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो मतलब देख के ही काट दो। तो सिर्फ इतना आपको देखो ना, इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, इन सब से किसका लेना देना है? लेबर ब्यूरो का लेना देना है, ठीक है। तो ये अब एग्जैक्टली आपको जानना कोई जरूरत है नहीं। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझो, बेसिक्स को समझो, क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन किसको रेगुलेट कर रहा, बेसिक चीजें हैं ये। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इतनी न्यूज में थी, उसके बाद भी गलत करना इज क्राइम, ठीक है। इकोनॉमी कैन बी इजिली डेल्ट इफ यू नो द बेसिक्स। और इन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान दो, ये इनसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। सब करने की होड़ नहीं है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। इट्स ऑल्सो अबाउट दोज 2 hours जो हम डाल रहे हैं, उनको रिवाइज करो। जो टेस्ट दिया उसको रिवाइज करो। नहीं सारे हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे टेस्ट रिवीजन कोई नहीं कर पाता है। पैनिक नहीं लेना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, किसी टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ जाए उससे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। Knowledge, 90% of you have similar kind of knowledge. The main thing is the confidence through which you will correlate whatever basic knowledge you have gained in the last many years. So be confident, be calm. Our all students have worked very hard, and last year also our students had performed really well. We do not believe in advertisement like other institutes. इंस्टीट्यूट ये है भी नहीं, ये एक तरह का फैमिली है। सो हमारे 91 में 27 स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में क्लियर किए प्रीलिम्स। तो हमें पता है कि चीज़ों को कैसे निकाला जा सकता है। हमें पैसा नहीं बनाना है, हमें आपको भ्रमित नहीं करना है, हमें आपका एग्ज़ाम निकलवाना है। थैंक यू वेरी मच।